Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself नेहा अग्रवाल and I am your biology mentor. स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारे नेक्स्ट लेक्चर से ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। एक बारी फटाफट से देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत बेसिक बातें पढ़ी थी, एनसीईआरटी थोड़ी रिकॉर्ड करी थी, जीएम ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एंड देन हमने फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट किया था बेटा, दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। हमने पहला एप्लीकेशन जो पढ़ना था जिस फील्ड में, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने देखो क्या क्या कवर कर लिया था, वो एक बार क्विकली देखेंगे कि एग्रीकल्चर में हमने एक तो पढ़ लिया था बेटा गोल्डन राइस, याद करिए। एक हमने पढ़ लिया था कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कैसे कम करते हैं। हमने फ्लेवर सेवर टमाटो के बारे में भी पढ़ा था। अब हमको क्या पढ़ना है बेटा, एक तो हमको पढ़ना है बीटी क्रॉप्स के बारे में और एक हमको पढ़ना है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, यानी हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने वाले हैं। तो आपको एनसीईआरटी में नेक्स्ट हेडिंग जो मिलेगी बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आपको मिलेगी दैट इज बीटी कॉटन। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में, अच्छे से समझना, आराम आराम से अच्छे से क्लियर करेंगे कि ये बीटी क्रॉप्स क्या होती है, हम क्यों बना रहे हैं, बीटी कॉटन क्या है। तो मैं आपको एक बार शुरू से लिंक कराती हूँ, फिर बीटी कॉटन पे पहुँचते हैं। बच्चे देखो हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, जिन बच्चों ने मतलब लास्ट लेक्चर कल लगाया हो मान लो, तो वो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। जो कंटिन्यू में लगा रहे होंगे उनको ये सब ध्यान है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है इसीलिए हम जीएम या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं बेटा, बहुत बढ़िया क्रॉप बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। कुछ क्रॉप के जीन्स में डिलीशन, एडिशन या चेंजेस करके उनको मॉडिफाई करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं। ठीक है, अब इन क्रॉप्स को बनाने के याद करिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें से वन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। हमको एक ऐसी क्रॉप बना सकते हैं हम जिसको बीमारी ना हो, जिसको कीड़ा ना खाए, जिसकी वजह से उसकी यील्ड कम ना हो या उसको कोई डिजीज़ ना हो, प्लांट का जो हेल्थ है वो बना रहे, उसके लिए हमने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाई। इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ था, रिड्यूस्ड, याद करो एनसीईआरटी की लाइन, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। अब हमको उसके ऊपर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड छिड़कना नहीं पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड छिड़कना नहीं पड़ेगा। वो केमिकल्स होते हैं, इससे नुकसान क्या होता है बेटा, ये केमिकल जब हम प्लांट पे छिड़कते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए, तो वो केमिकल प्लांट पे ही तो जा रहा है और उन क्रॉप्स को हम खाने वाले हैं, हमारी बॉडी में भी वो केमिकल्स आते हैं और हार्मफुल हो सकते हैं। एक टाइम के बाद वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो ये केमिकल हार्मफुल तो थे, पर पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर, क्रॉप के ऊपर जो भी कीड़ा लग जाएगा हमें उसको केमिकल से मारना पड़ेगा। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या किया कि केमिकल ना छिड़कना पड़े, वो क्रॉप खुद कैसी हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो। सही है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी क्रॉप, ध्यान से सुनना बेटा, एक ऐसी क्रॉप जो कि खुद ब खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट है, उसको कीड़ा खाएगा तो हमको उसके ऊपर केमिकल नहीं छिड़कना पड़ेगा, कीड़ा खुद ही मर जाएगा। यानी उस क्रॉप ने खुद ही पेस्टिसाइड का काम कर दिया। ध्यान से सुनो, एक प्लांट है, एक क्रॉप है बेटा, इस क्रॉप में हमने कुछ ऐसा किया है कि अगर कीड़ा आया तो ये कीड़ा खुद ही मर जाएगा। इस क्रॉप में कुछ ऐसा है, यानी आपको पेस्टिसाइड यानी पेस्ट को किल करने वाला, पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है, साइड वर्ड आता है मतलब किलिंग। ठीक है, तो ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड क्या होते हैं, पेस्ट किलिंग। तो आप कुछ ऐसे केमिकल्स छिड़कते हो जो पेस्ट किलिंग केमिकल्स हैं। तो अब आपको केमिकल्स छिड़कना नहीं पड़ रहा है बेटा, अब ये प्लांट ही पेस्टिसाइड, पेस्ट किलिंग का काम कर रहा है। ये क्रॉप, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप खुद ही पेस्ट को किल कर रही है, पेस्ट किलिंग क्रॉप बन चुकी है, पेस्ट को किल कर रही है। यानी ये क्रॉप खुद ही क्या है बेटा, पेस्टिसाइड का काम कर रही है। ये कैसी क्रॉप है, पेस्टिसाइड का काम करने वाली क्रॉप है।
इस क्रॉप के ऊपर कीड़ा आएगा तो आपको केमिकल नहीं छिड़कना है, ये खुद ही पेस्टिसाइड को यानी पेस्ट को मारने का काम करे, पेस्ट के लिए। अब क्योंकि ये पेस्टिसाइड एक क्रॉप है, एक बायोलॉजिकल चीज़ है, आपने केमिकल नहीं छिड़का, इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड। आप एक ऐसी क्रॉप तैयार कर रहे हैं बेटा जो खुद ब खुद बायोपेस्टिसाइड का काम कर रही है। तो आपने एक ऐसी जीएम क्रॉप पैदा करी, बनाई बायोटेक्नोलॉजी से, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, यानी कि वो एक बायोपेस्टिसाइड है। वो क्रॉप एक बायोपेस्टिसाइड का काम कर रही है, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना पड़ रहा। वो क्रॉप एक जीएम क्रॉप है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, बायोपेस्टिसाइड का काम कर रही है। ठीक है, इतना तो हुआ कि हम कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इस टाइम पर। सही है। अब देखो, तो हम बीटी कॉटन में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना रहे हैं और ऐसी हमने बहुत सारी क्रॉप्स बनाई हैं। इस पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप की यानी कि इस बायोपेस्टिसाइड की एग्जाम्पल है बेटा बीटी क्रॉप। हमने बहुत सारी बीटी क्रॉप्स बनाई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि जैसे कौन कौन सी बीटी क्रॉप्स बना ली हैं हमने। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ एग्जाम्पल बीटी क्रॉप। बेटा नीट का एक क्वेश्चन है कि ऐसे कौन कौन सी बीटी क्रॉप्स बना ली हैं आपने, यानी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना ली, और इसमें बीटी वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब हम बीटी क्रॉप, पेस्ट रेजिस्टेंट में भी कौन सी क्रॉप, बीटी क्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में जीएम क्रॉप में, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप में यानी बायोपेस्टिसाइड में हम एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं बीटी क्रॉप का। अब देखो, ये बीटी क्रॉप में बीटी वर्ड कहाँ से आया है बेटा, इसका मतलब होता है बैसिलस, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग साइंटिफिक नेम है। ये किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है बेटा, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। किसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है। सही है। अब देखो, तुम क्रॉप को भूल जाओ, अब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ो। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है। ठीक है, अब तुम सब कुछ भूल जाओ कि तुम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, तुम ये भी भूल जाओ कि तुम एग्रीकल्चर में उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, बीटी क्रॉप्स पढ़ रहे हो, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप पढ़ रहे हो, सब एक बार के लिए भूल जाओ। तुम फोकस करो कि तुम एक बैक्टीरिया को जानते हो जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर, तुमको इसकी एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। एज अ रिसर्चर तुमको बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस में एक ऐसी खास बात है जो बहुत पसंद आई कि यार इस बैक्टीरिया में कितनी अच्छी बात है। वो क्या है, वो हम पढ़ रहे हैं, हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है बेटा, इसके पास जीनोम में बहुत सारे जीन्स होंगे। इसके पास एक खास जीन होता है जिससे खास प्रोटीन बनता है, जिससे हमको बड़ा अमेज हुआ कि अच्छा ये प्रोटीन बहुत शानदार काम कर रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास बहुत सारे जीन्स होंगे। अ सेट ऑफ जीन्स वर कॉल्ड एज क्राइजीन्स, क्राइजीन्स, CRY आप स्मॉल में लिखेंगे जब आप जीन लिख रहे हैं। ठीक है, और इससे जो प्रोटीन बनता है इसको हम कहते हैं क्राई प्रोटीन, तब आप इस CRY को कैपिटल में लिखेंगे जब आप प्रोटीन लिख रहे हैं। तो बैक्टीरिया के पास बहुत सारे जीन्स हैं, उसमें से अ सेट ऑफ जीन्स वर कॉल्ड एज क्राइजीन्स, जो अ सेट ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं क्राई प्रोटीन। सही है, बैक्टीरिया के लिए तो ये प्रोटीन है, पर ये बैक्टीरिया ने बनाया क्यों है, बैक्टीरिया ने बहुत सही से दिमाग लगाया अपना। बैक्टीरिया कहता है कि ये प्रोटीन जिसका नाम है थ्यूरियोसाइड, ध्यान से सुनना, जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सेक्शन C आप सॉल्व करते हैं, हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें हल्की सी एक्स्ट्रा हैं, पर आपको वो एक दो क्वेश्चन जो थोड़े एक्स्ट्रा आ सकते हैं, एंड नीट 2025-26 एज जो एक्सपेक्टेड है कि बहुत ईजी पेपर नहीं आने वाला है एंड कट ऑफ हाई जाने वाली है, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा कर रहे हैं कि ठीक है हल्का फुल्का एक्स्ट्रा हमको जानना है, या आपको सेक्शन C खुद से नोट्स के बेसिस पे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्राई प्रोटीन, इसका फॉर एग्जांपल नाम है थ्यूरियोसाइड, और ये क्राई प्रोटीन्स कब बनते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग, ध्यान से तुम तो सुनते जाना, मैं बहुत बारी सेम चीज़ बोलती रहूँगी। ठीक है,
फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्पोरुलेशन। भाई बैक्टीरिया की भी ग्रोथ के डिफरेंट स्टेजेस होती है, उसमें से एक स्टेज होती है स्पोरुलेशन। उस टाइम पे बैक्टीरिया अपनी बॉडी में क्या बनाता है, क्राई प्रोटीन्स बनाता है। बेटा ये जो क्राई प्रोटीन्स हैं ये एक्चुअल में पोटेंशियल टॉक्सिन है, बैक्टीरिया के लिए नहीं। बैक्टीरिया के लिए, जैसे आप सांप के जहर के बारे में जानते हैं, स्नेक पॉइजन जो होता है, सांप जब डस लेता है तब डेथ हो जाती है, पर सांप के जहर को अगर हम पी लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, क्या प्रोटीन है। ठीक है, सांप के लिए वो टॉक्सिन नहीं है, सांप के लिए जहर नहीं है। सांप की तो बॉडी में है ना, हमारे ब्लड में आ जाता है तब जहर का काम करता है। वो सांप तो नहीं मर रहा उसकी बॉडी में वो जो जहर है, क्योंकि उसकी बॉडी के लिए वो सिंपली एक प्रोटीन है, पर हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिन है। समझ में आ रही है बात? और तो और वो प्रोटीन होता है, इसीलिए जब हम उसको अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा बेटा, प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, वो उसको तोड़ देते हैं और अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन सीधा ब्लड में अगर प्रोटीन गया तो वो टॉक्सिन का काम करता है। तो सांप के लिए जो चीज़ प्रोटीन है वो हमारे लिए जहर है, टॉक्सिन है। वैसे ही ये प्रोटीन बैक्टीरिया के लिए तो प्रोटीन है, पर ये कुछ कीड़ों के लिए, कुछ इंसेक्ट्स के लिए पोटेंशियल टॉक्सिन है। क्योंकि ये उनके लिए टॉक्सिन है, इनके लिए नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये इनएक्टिव पड़ा हुआ है। ये जाके बेटा इंसेक्ट की बॉडी में एक्टिवेट होता है। ये बैक्टीरिया ने इसीलिए बनाया है कि मेरे पास तैयारी है, अगर किसी कीड़े ने मुझे खाया तो उसकी बॉडी में टॉक्सिन चला जाएगा। मैं समझाऊंगी अभी ये कैसे, ठीक है। तो बैक्टीरिया की बॉडी में कुछ क्राई प्रोटीन बना जो कि प्रोटॉक्सिन का काम करता है। पोटेंशियल टॉक्सिन है ये बेटा। प्रोटॉक्सिन यानी इनएक्टिव। प्रो वर्ड कब लगाते हैं, जब हम इनएक्टिव कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, ठीक है। इनएक्टिव टॉक्सिन या इनएक्टिव प्रोटीन के फॉर्म में बैक्टीरिया की बॉडी में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब हुआ क्या, इस बैक्टीरिया को किसी कीड़े ने खा लिया। इस बैक्टीरिया को किसी कीड़े ने खा लिया। ईटन बाई इंसेक्ट, ठीक है। अब इंसेक्ट की बहुत सारी कैटेगरी होती है, हम अभी इंसेक्ट लिख लेते हैं। इंसेक्ट ने खाया, तो इंसेक्ट की बॉडी में क्या ये प्रोटॉक्सिन नहीं आ गया? बैक्टीरिया के पास ये प्रोटॉक्सिन है, तो इंसेक्ट की बॉडी में क्या आ गया? प्रोटॉक्सिन, ठीक है। इंसेक्ट के बॉडी में जब ये प्रोटॉक्सिन आता है तो इंसेक्ट के गट में जो मिड गट वाला पार्ट होता है बेटा, कौन सा वाला पार्ट? मिड गट वाला पार्ट। मिड गट में इंसेक्ट के पास अल्कलाइन पीएच होता है। कैसा पीएच होता है? ध्यान रखना, ये सारे नीट के क्वेश्चन है बेटा, आपको लाइनों में मिलेंगे, ठीक है। सारे स्टेटमेंट्स में आपको मिलेंगे। बैक्टीरिया ईटन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट की गट में, मिड गट में अल्कलाइन पीएच है। अल्कलाइन पीएच से हुआ क्या, ये प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो गया। इस अल्कलाइन पीएच की प्रेजेंस में ये प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो गया और टॉक्सिन बन गया, एक्टिव टॉक्सिन बन गया। समझ में आ रही है अभी बात इतनी? एक इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खाया, बैक्टीरिया के पास क्या है? इनएक्टिव टॉक्सिन। यानी बैक्टीरिया कहाँ गया? इंसेक्ट के गट में। यानी बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन है, इनएक्टिव टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन, वो भी कहाँ गया? इंसेक्ट के गट में गया। और इंसेक्ट के गट में जो अल्कलाइन पीएच है मिड गट में, वहाँ पर ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया जो बैक्टीरिया के अंदर था। और इस एक्टिव टॉक्सिन ने किया क्या? इस एक्टिव टॉक्सिन ने बैक्टीरिया की बॉडी, बैक्टीरिया जो है इंसेक्ट की बॉडी में चला गया। लेट्स से बेटा ये जो है इंसेक्ट है, ठीक है, ये इंसेक्ट है। इंसेक्ट की बॉडी में बैक्टीरिया चला गया, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया के अंदर क्या था? बैक्टीरिया के अंदर था इनएक्टिव टॉक्सिन, यहाँ पे भरा हुआ है इनएक्टिव टॉक्सिन, ठीक है। अब ये इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट होने के बाद इसने इस कीड़े की डेथ कर दी बेटा, इस कीड़े की डेथ कर दी, इंसेक्ट की डेथ कर दी, ठीक है। तो एक्टिव टॉक्सिन ने क्या किया ऐसा कि इंसेक्ट की डेथ हो गई? अभी तक हम क्रॉप्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम तो एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बैक्टीरिया का। इंसेक्ट इस एक्टिव टॉक्सिन जो इनएक्टिव था, बैक्टीरिया बाहर था तो ये इनएक्टिव था, ये बैक्टीरिया पहले बाहर था। बैक्टीरिया बाहर था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बैक्टीरिया ये रहा,
इसके पास ये टॉक्सिन भी है, इनएक्टिव पड़ा हुआ है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया और इंसेक्ट को मार दिया। ऐसा क्या किया इस एक्टिव टॉक्सिन ने, हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्टिव टॉक्सिन है इंसेक्ट के गट में, अब उसने क्या किया, सेल परफोरेशन, इंसेक्ट के मिड गट में जहाँ पर ये है वहाँ पर सेल्स में छोटे छोटे पोर करने शुरू कर दिया, सेल परफोरेशन की। मिड गट में सेल परफोरेशन करने के साथ साथ अब सेल में छोटे छोटे होल्स होंगे तो बाहर से लिक्विड अंदर भरेगा और सेल स्वेलिंग होने लग जाएगी। सेल स्वेलिंग होगी तो फिर एक टाइम के बाद सेल लाइसिस हो जाएगा, सेल बर्स्ट कर जाएगी बेटा, ठीक है। सेल लाइसिस होगा तो अब जो भी मिडगट में यहाँ पर इंसेक्ट को अपने आयन अपटेक करना था वो नहीं हो पाएगा। इनहिबिशन ऑफ आयन अपटेक इन मिडगट, ठीक है। ये सब कुछ नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जो इंसेक्ट को खाना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इंसेक्ट विल स्टार्व एंड भूख के मारे वो एक टाइम के बाद मर जाएगा। इंसेक्ट विल स्टार्व टू डेथ। अब ये इंसेक्ट मर गया और बैक्टीरिया को कैसे खाएगा, देख रहे हो क्या किया इस बैक्टीरिया ने, बोला तुम मुझे खाओ, तुम मुझे खाओगे तो तुम ही मर जाओगे। ये बैक्टीरिया के पास एक ऐसी प्रिपरेशन है कि जो इसको खाएगा वो ही मर जाएगा। तो इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खाया और देखो क्या हुआ, इंसेक्ट ही मर गया। हमको बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी कि वायर तुम्हारे पास तो बड़ा शानदार जीन है जिससे एक ऐसा मैजिकल प्रोटीन बन रहा है जो प्रोटीन इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा तो इंसेक्ट को ही मार देगा। अब बस बायोटेक्नोलॉजी वालों को क्या चाहिए, रिसर्च करते वक्त बहुत शानदार जीन्स के बारे में उनको नॉलेज चाहिए। उन्होंने ये चीज़ देखी और ये जीन बैक्टीरिया में से निकाल लिया, सही है। बैसिलस यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया में ये जो जीन है इसको तुम बी और टी उठा के BT जीन कह दो। क्या कह दो बेटा, BT जीन कह दो। बस अब बायोटेक्नोलॉजी करते वक्त हमने क्या किया, इसी BT जीन को उठाया और एक क्रॉप में डाल दिया, ठीक है। एक नॉर्मल क्रॉप है हमारे पास, क्या है, एक नॉर्मल क्रॉप है। हम उस क्रॉप में ये वाला क्राई जीन पहुंचा देंगे, BT जीन पहुंचा देंगे तो हम उस क्रॉप को क्या बोलेंगे, BT क्रॉप बोलेंगे। एक नॉर्मल क्रॉप में जब आप BT जीन यानी क्राई जीन पहुंचा देंगे, ये BT जीन क्या है बेटा, क्राई जीन है। जब आप ये पहुंचा देंगे तो आप उस क्रॉप को BT क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात। तो ये BT क्रॉप कैसी क्रॉप हो गई, GM क्रॉप, जिसके आपने जीन्स को मॉडिफाई किया, या आप इसको कह सकते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप। आप और इसको क्या कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसका नाम है BT क्रॉप, ठीक है। चलो देखो, अब बिल्कुल टफ नहीं है बेटा, अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया है तो अब बिल्कुल भी टफ नहीं है। कैसे कि ये जो हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, क्राइजीन की वजह से। अब बस वही क्राइजीन किस में आ गया है, BT क्रॉप में आ गया है। तो अब सेम ऐसा ही होगा, BT क्रॉप ईटन बाय इंसेक्ट। अगर BT क्रॉप को इंसेक्ट खाएगा, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को इंसेक्ट खाएगा, तो इस BT क्रॉप के पास क्या है, BT जीन है। इस BT क्रॉप के पास क्या है, BT जीन है। तो इसके पास भी क्या बन रहा है बेटा, क्राई प्रोटीन बन रहा है। और ये क्राई प्रोटीन क्या है, क्राई प्रोटीन इज प्रोटॉक्सिन, ठीक है। अब ये प्रोटॉक्सिन किसके पास बन रहा है, इन BT क्रॉप। यानी अब जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसके पास भी क्या है, प्रोटॉक्सिन। तो ये प्रोटॉक्सिन जब इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा तो इंसेक्ट फिर से वही इसी पूरी प्रोसेस से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। जो कि पेस्ट का काम कर रहा है उसकी डेथ हो जाएगी। आ रही है बात समझ में आपको, सब कुछ सेम है। बस अब ये जीन जो बैक्टीरिया के पास था वो प्लांट के पास भी है। तो इस क्रॉप ने, BT क्रॉप ने, जिसके पास BT जीन है, उसने क्राई प्रोटीन बनाया और अपने पास रखा हुआ है। जब भी कीड़ा इसको खाएगा,
कीड़े के गट के मिडगट के अल्कलाइन पीएच में क्या पहुंच जाएगा, जो क्रॉप के पास है, प्रोटॉक्सिन, और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, जो कि पेस्ट का काम कर रहा है। तो इंसेक्ट पेस्ट की डेथ हो गई, तो अब खुद से ही डेथ हो गई, क्या आपको इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ा? बीटी क्रॉप अगर है तो आपको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यानी कि केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मैं सेम चीज़ को बस 3-4 तरह से आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ। आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ा क्योंकि इसने खुद ही किसका काम कर दिया, इंसेक्टिसाइड का। बीटी क्रॉप ने खुद ही मार दिया इंसेक्ट को, यानी बीटी क्रॉप ने एक बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड का काम किया है। ठीक है, ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। सही है। अब इस पे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझेंगे हम, है ना। हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में जीएम क्रॉप में पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाना। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप में हम क्या कर रहे हैं, बायो पेस्टिसाइड तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पेस्ट जिससे हम परेशान हैं इस वाली एग्जाम्पल में वो है इंसेक्ट पेस्ट। पेस्ट कई तरीके के होते हैं, हेलमिंथ भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, तो हम इंसेक्ट पेस्ट से परेशान हैं तो आपको पेस्टिसाइड यानी कि इंसेक्टिसाइड छिड़कने की ज़रूरत ना पड़े। आप बायो इंसेक्टिसाइड यानी कि बायो पेस्टिसाइड या बायो इंसेक्टिसाइड तैयार कर लें, और वो आपने कैसे किया है, बीटी क्रॉप बना के। यानी बीटी क्रॉप क्या है, एक बायो इंसेक्टिसाइड बायो पेस्टिसाइड है, एक पेस्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है। ठीक, अगला फ्लैश कार्ड जो आपको तैयार करना है कि भाई हमने ऐसी कौन कौन सी बीटी क्रॉप्स तैयार कर ली हैं, वो क्रॉप्स का नाम लिखेंगे। हमने ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स ऑलरेडी तैयार कर ली हैं बेटा, जिसमें से हम कुछ नाम लिखेंगे अब। ठीक है, जैसे हमने बेटा एक तैयार कर लिया है बीटी टोबैको। ठीक है, हमारे पास बीटी टोबैको है, हमारे पास बीटी कॉटन है। ठीक है, यही वाली एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में दी हुई है, बीटी कॉटन। ठीक है, तो हम वही पढ़ रहे हैं। बीटी कॉटन है, अपने पास बेटा बीटी राइस है, बीटी सोयाबीन है, हमारे पास बीटी टोमेटो भी है, बीटी पोटैटो भी है। ठीक है, बीटी कॉर्न भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बना रखी हैं। बीटी यानी हमारे पास इतने सारे इंसेक्ट रेजिस्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं उसमें जो पेस्ट है वो क्या है, इंसेक्ट पेस्ट है। ठीक है, इसमें से बेटा जो बीटी टोबैको है, ये बीटी टोबैको इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक या जीएम क्रॉप। ठीक है, क्योंकि हमने इंडिया नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया, मतलब पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जो आपने बनाई थी वो क्या बनाई थी, बीटी टोबैको। अब तुम बोलोगे मैम किस में बोल रहे हैं, हम इतने एग्जाम्पल्स में इसको बोल रहे हैं टॉप पे, या पूरी प्लांट की एग्जाम्पल? बेटा पूरी फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। गोल्डन राइस भी बाद में बना था, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए हमने जो ओवर एक्सप्रेशन किया था बाद में किया था, फ्लेवर सेवर टोमेटो बाद में बनाया था, इतने सारे बीटी क्रॉप्स बाद में बनाए थे। सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके हमने कोई ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई थी, वो ट्रांसजेनिक क्रॉप हमने इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बीटी क्रॉप, और उसमें भी बीटी टोबैको बनाई थी। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले हमने ये क्रॉप तैयार की थी। ठीक, इसमें से ये जो बीटी कॉटन है बेटा, बीटी कॉटन इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब इसमें इंडिया लगाना है। ठीक है, इंडिया में सबसे पहली बार जो ट्रांसजेनिक क्रॉप इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब जो आपका GEAC होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, वो बताता है कि आपके जेनेटिकली मॉडिफिकेशन रिसर्च की वैलिडिटी क्या है और आप उससे बनाया हुआ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो सर्विसेज के लिए। तो इंडिया में पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ था कोई भी ट्रांसजेनिक क्रॉप, दैट वाज बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप में भी कौन सा, बीटी कॉटन। ठीक है, अगली बात ध्यान से सुनो, जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे आपके क्वेश्चंस को गलत होने से बचाएगा। आप अभी सब लेक्चर को ध्यान से सुनने के बाद, याद करने के बाद जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। देखो बेटा, यहाँ पर बीटी राइस का नाम आया है ना,
बीटी राइस का नाम आया। राइस का नाम तो तुमने इसके पहले भी सुना था, गोल्डन राइस। तो बीटी राइस अलग है, गोल्डन राइस अलग है। जैसे मैं तुमको अगर अलग से लिख के दिखाऊं, देखो इस पे आते हैं, देखो इसमें से तुमने क्या किया था, इस वाली एग्जाम्पल में देखो गोल्डन राइस पढ़ा था, ये रहा गोल्डन राइस, ठीक है। और पेस्ट रेजिस्टेंट वाले में देखो, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप में क्या पढ़ रहे हो, बीटी क्रॉप, यानी कि बीटी राइस भी फॉर एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो बीटी राइस भी एक ट्रांसजेनिक राइस है, गोल्डन राइस भी एक ट्रांसजेनिक राइस है। समझ में आ रही है बात। गोल्डन राइस एक ऐसी ट्रांसजेनिक राइस है जिसमें हमने बायोफोर्टिफिकेशन किया, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई है। और बीटी राइस एक ऐसी ट्रांसजेनिक राइस है जिसको आपने पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया है, बायोपेस्टिसाइडल, बायो इंसेक्टिसाइड बनाया है, ठीक है। और उसमें भी आपने बीटी क्रॉप में कौन सी एग्जाम्पल लिखी, बीटी राइस। तो एक ही क्रॉप में अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हम अलग अलग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि राइस, जैसे कि टोबैको, आप एक तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर बीटी टोबैको, एक तो आप बीटी टोबैको पढ़े, तो बीटी टोबैको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा ये वो टोबैको है जिसके पास बैसिलस thuringiensis का बीटी जी है। यानी ये वाला टोबैको ट्रांसजेनिक तो है, जीएम क्रॉप तो है, पर किस चीज के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए। समझ में आ रही है आपको बात। बीटी टोबैको इज अ जीएम क्रॉप, बीटी राइस इज अ जीएम क्रॉप, गोल्डन राइस इज अ जीएम क्रॉप, बट पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। अगर टोबैको के आगे बीटी लगा है तो आप समझ जाएंगे ये पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको है। अगर राइस के आगे बीटी लगा है मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट राइस, अगर राइस के आगे गोल्डन लगा है मतलब बायोफोर्टिफिकेशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला राइस, विटामिन ए वाला राइस, ठीक है। तो बीटी टोबैको आपने यहाँ पे पढ़ा, एक बीटी टोबैको हो गया। एक और टोबैको हम पेस्ट रेजिस्टेंस में ही पढ़ेंगे, बट हमने देखो पेस्ट रेजिस्टेंस दो टाइप से किया था बेटा। एक हमने पेस्ट रेजिस्टेंस किया है इंसेक्ट का, और एक किया है हेलमिंथ का, है ना। इंसेक्ट का जो हमने पेस्ट रेजिस्टेंस किया से बहुत सारी एग्जांपल होती है, जिसमें से एक हमने बैसिलस thuringiensis के जीन से किया, इसीलिए मैंने लिखा है इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप में एग्जांपल बीटी क्रॉप, बीटी क्रॉप में एग्जांपल बीटी कॉटन, और एग्जांपल बीटी टोबैको। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, बीटी राइस, बीटी सोयाबीन, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, बीटी कॉटन, ये सब इसके अंदर आते हैं। सही, यानी बीटी वर्ड से आपको पता चल जाएगा हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस वाले पेस्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सही। एक दूसरा भी है हेलमिंथ रेजिस्टेंस क्रॉप, ये भी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ही है। देखो हेडिंग यहाँ लिखी है और एनसीईआरटी की हेडिंग इसके अंदर इसके बारे में दिया है, और हमने यहाँ से हेडिंग बनाई है कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ठीक है। अब देखो ये जो हेलमिंथ वाला है ना बेटा, इसमें भी हम एक एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं आरएनए इंटरफेरेंस से। हेलमिंथ रेजिस्टेंस क्रॉप बना के हम जीएम टोबैको बनाएंगे, जीएम टोबैको बनाएंगे। बेटा ये टोबैको भी जीएम टोबैको है, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको, और यहाँ पर भी हम एक जीएम टोबैको बनाएंगे। तो अगर टोबैको के बाद आगे मान लो बीटी नहीं लगा है, तब तुम इसको सोच सकते हो। अगर बीटी लगा है मतलब हम इस इंसेक्ट रेजिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं, बीटी नहीं लगा है मतलब हम इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं। आप दो जगह टोबैको की एग्जाम्पल पढ़ते हो, ऐसे ही राइस की भी दो एग्जाम्पल पढ़ते हो। यहाँ पर आ गया बीटी राइस, यहीं पर एक बीटी राइस आ गया, और यहाँ पर आ गया गोल्डन राइस, ठीक है। तो राइस के आगे क्या लगा है क्या नहीं लगा है, ये भी जीएम राइस है, बीटी राइस भी जीएम राइस है, और गोल्डन राइस भी जीएम राइस है। समझ में आ रही है बात आपको। तो आपको अच्छे से नाम याद रखना है बेटा, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो, आपको थोड़ा सा माइंड से प्रेजेंट रहना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो हमने अभी ये वाली एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। एक और टोबैको के बारे में पढ़ेंगे जब हम हेलमिंथ के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, आराम आराम से बोल रही हूँ मैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं बेटा कि कौन कौन से आप वो बना चुके हैं, बीटी प्लांट्स बना चुके हैं अभी तक। सही। अब मैंने आपको बोला था कि बेटा ये जो जीन है ना, दीज आर अ सेट ऑफ जीन्स इन इंसेक्ट, इन बैक्टीरिया। एक्चुअली क्राइजीन सिर्फ एक जीन नहीं होता, बहुत सारे जीन होते हैं। अलग अलग जीन अलग अलग इंसेक्ट को मारने के लिए बने होते हैं। सही। बैक्टीरिया अपने पास बहुत सारे क्राइजीन रखता है,
जिससे बहुत सारे इनएक्टिव प्रोटीन बना के रखता है। अगर ए इंसेक्ट ने खाया तो उसके पास उसके लिए भी प्रोटीन है, बी इंसेक्ट ने खाया इसके पास उसके लिए भी प्रोटीन है। समझ में आ रही है बात? ऐसे होता है, तो बहुत सारे होते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लो इतने सारे आपने प्लांट बनाए, लेट्स से जब कॉटन है, लेट्स से प्लांट लिखते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि क्या हो रहा है बेटा। मान लो प्लांट है, तो तुम देखो ना कि अगर कॉटन का प्लांट है तो इसको कौन सा कीड़ा खाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन बॉलवर्म खाता है, कॉटन बॉलवर्म खाता है इसको। तो तुम कॉटन बॉलवर्म वाला ही क्राइजीन निकालो बैक्टीरिया में से और इसमें पहुंचा दो। समझ रहे हो? सारे क्राइजीन उठा के निकाल के क्यों प्लांट के अंदर पहुंचाने हैं। अगर कॉटन प्लांट है, इसको कॉटन बॉलवर्म से दिक्कत है, उसका वाला जीन निकालो, ठीक है, बैक्टीरिया में से। लेट्स से टोबैको है, ठीक है, टोबैको है, तो टोबैको को मान लो खाता है टोबैको बडवर्म, टोबैको बडवर्म कीड़ों का नाम है ये, ठीक है। तो टोबैको बडवर्म वाला जो क्राइजीन है वो निकालो ना बैक्टीरिया में से। बैक्टीरिया के पास सारे जीन्स हैं, क्राइजीन्स, इसके पास बहुत सारे क्राइजीन हैं। कोई टोबैको बडवर्म के लिए है, कोई कॉटन बॉलवर्म के लिए है, कोई आर्मी वर्म के लिए है। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट के लिए अलग अलग क्राइजीन के प्रोटीन हैं। तुमको जिस प्लांट में जिस कीड़े से दिक्कत है उसका वाला क्राइजीन निकाल के उस प्लांट में डाल दो, सारे जीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही क्राइजीन्स की कुछ एग्जाम्पल होती हैं बेटा, क्राइजीन्स की कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं। चलो मैं अलग से लिख देती हूँ। जैसे क्राइजीन बहुत सारे, एक होता है बेटा क्राई 1 AB, क्राई 2 AB, क्राई 1 AC, ये सब क्राइजीन्स के नाम हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम लिख क्या रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ क्राइजीन्स, एग्जाम्पल्स ऑफ क्राइजीन्स लिख रहे हैं, ठीक है। क्राई 1 AB, क्राई 2 AB, क्राई 1 AC, और ये सब अलग अलग इंसेक्ट के लिए काम करते हैं, ये सब अलग अलग इंसेक्ट के लिए काम करते हैं। जैसे कि ये दोनों ही बेटा कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट काम करते हैं। तो अगर कॉटन के प्लांट में कॉटन बॉलवर्म से दिक्कत है तो क्राई 1 AB, क्राई 2 AC निकाल के कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस करके उसको BT कॉटन बना दो, ठीक है। वैसे क्राई 1 AC आर्मी वॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अलग अलग क्राइजीन होते हैं, अलग अलग इंसेक्ट के लिए काम करते हैं। वैसे बेटा इंसेक्ट की कैटेगरी भी होती है, बहुत सारी इंसेक्ट की कैटेगरीज होती हैं। इंसेक्ट देखो, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, उसके अंदर इंसेक्टा क्लास आती है, इसके अंदर बहुत सारे सब क्लास होते हैं। जैसे कोलियोप्टेरन्स कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, दूसरा लेपिडोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स इंसेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा डिप्टेरन्स इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग इंसेक्ट्स की कैटेगरीज हैं जिसमें अलग अलग तरह के इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। जैसे चलो बेटा नेक्स्ट लास्ट एग्रीकल्चर का हमको जो एप्लीकेशन पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि किस में दिया हुआ है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की हेडिंग में दिया हुआ है, बट एक्चुअल में हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वाला। देखो एग्रीकल्चर में जो जो एप्लीकेशन पढ़ने थे उसमें से हमने गोल्डन राइस पढ़ लिया, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट में इंसेक्ट रेजिस्टेंट वाला पढ़ लिया, फ्लेवर सेवर पढ़ लिया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस पढ़ लिया। अब हम पेस्ट रेजिस्टेंट में हेलमिंथ वाला पढ़ने वाले हैं, बट ये वाली चीज़ आपके बुक में किस हेडिंग में दी हुई है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में। जबकि हमने क्या सीखा, पेस्ट रेजिस्टेंस तो ये भी है, पेस्ट रेजिस्टेंट ये भी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलमिंथ वाले से, जो आपके बुक में क्या हेडिंग मिलेगी बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट में कई तरह के पेस्ट होते हैं ना बेटा, इंसेक्ट भी हो सकता है, हेलमिंथ भी हो सकता है। तो इस हेडिंग के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेलमिंथ रेजिस्टेंट प्लांट, हेलमिंथ रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। याद करो एक बेसिक सारा रिवीजन जैसे हमेशा करते हैं। हेलमिंथ दो टाइप के होते हैं, एस के हेलमिंथ भी हो सकते हैं, प्लेटी हेलमिंथ भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा ना मैम कौन से हेलमिंथ, बेटा एस के हेलमिंथ, ठीक है। एस के हेलमिंथ की बात करें,
एस्केलमिंथ, याद करो एस्केलमिंथ को और क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स। इनका पुराना नाम क्या है, निमाटोड्स, निमाटोडा कहते हैं इनको, ठीक है, निमाटोड्स। इन्हीं को पहले जो फाइलम था उसको हम क्या बुलाते थे, निमैट हेलमिन्थ्स बुलाते थे। तो हम एस्केलमिंथ, राउंड वर्म, निमाटोड से रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं, सही। इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं बेटा, दैट इज RNAi। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी क्या होती है, RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस। मतलब नाम को डिकोड करो, RNA बनने में कुछ RNA के फंक्शन में हम इंटरफेयर कर रहे हैं और जिसकी वजह से जीन अपना काम नहीं कर पा रहा, तो इसको ही हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, जीन साइलेंसिंग। एक बार का क्वेश्चन है कि RNA इंटरफेरेंस की फुल फॉर्म क्या है, RNAi की फुल फॉर्म क्या है, RNA इंटरफेरेंस। और RNAi लिखते कैसे हैं, RNA कैपिटल लिख के I स्मॉल लिख दीजिए। आरएनए के काम में बाधा डाली गई है, इंटरफेयर किया गया है, जिसकी वजह से आरएनए अपना प्रोटीन नहीं बना पा रहा, यानी कि जीन अपना प्रोटीन नहीं बना पा रहा, जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, यानी हमने क्या कर दिया, जीन की साइलेंसिंग। एंड दिस इज अ फेनोमेना विच इज प्रेजेंट एज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स होते हैं बेटा, वो बाहर से जो उनमें इन्फेक्शन आता है उसमें नेचुरली कुछ ऐसा करते हैं कि बाहर से आने वाले जीन को वो साइलेंट कर देते हैं। तो यूकैरियोट्स में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है और आपको एज इट इज याद रखनी है। आरएनए इंटरफेरेंस और जीन साइलेंसिंग इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन यूकैरियोट्स। और हेलमिंथ किस में आता है, एनिमल किंगडम में। एनिमल्स किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में। ये भी क्या है बेटा, यूकैरियोट्स हैं। हेलमिंथ भी क्या है, यूकैरियोट है, यानी इनमें भी आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म पाया जाता है। बैक्टीरिया को छोड़ के सब यूकैरियोट्स हैं, सही। अब देखो, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये किसने खोजा, इट वाज डिस्कवर्ड बाई एंड्रयू फायर, साइंटिस्ट का नाम है, एंड क्रेग मेलो। ये दो साइंटिस्ट हैं बेटा जिन्होंने जीन साइलेंसिंग का जो भी प्रोसेस है, मैकेनिज्म, उसको खोजा है। अब किसी तो ऑर्गेनिज्म में खोजा होगा ना, ऐसे हवा में तो पता नहीं कर लिया होगा। ये मैकेनिज्म इन्होंने किस में खोजा है, दिस मैकेनिज्म वाज डिस्कवर्ड इन, ऑब्वियसली हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, एस्केलमिंथ, निमाटोड, राउंड वर्म, ठीक है, इन राउंड वर्म। कौन से राउंड वर्म में, राउंड वर्म यानी एस्केलमिंथ के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो ने आरएनए इंटरफेरेंस को एक राउंड वर्म में खोजा, और वो राउंड वर्म जिसमें इन्होंने खोजा था दैट इज सी एलिगेंस। सी एलिगेंस याद करो बेटा, हमने एनिमल किंगडम में सीनोरैप्टाइटिस एग्जाम्पल लिखी थी। सी एलिगेंस इज सीनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, सीनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, सी एलिगेंस। ये एक राउंड वर्म का नाम है जिसमें क्रेग मेलो और एंड्रयू फायर ने आरएनए इंटरफेरेंस की खोज करी है, ठीक है। ये तो ये आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, जो कि एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है यूकैरियोट्स में। हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कौन सा बना रहे हैं, हेलमिंथ रेजिस्टेंट प्लांट कौन सा बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डाइकोट प्लांट, टोबैको। टोबैको को क्या दिक्कत है, टोबैको की रूट में एक इन्फेक्शन होता है राउंड वर्म का, राउंड वर्म, और इस राउंड वर्म का नाम है एम इनकॉग्निटा। एम इनकॉग्निटा, इसकी फुल फॉर्म है मिलोइडीगाइन, मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा। ये मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा क्या है बेटा, ये एक राउंड वर्म है। ये जाके इन्फेक्ट करता है टोबैको, जो कि एक डाइकोट प्लांट है, उसकी रूट्स को, जिसकी वजह से टोबैको की यील्ड कम हो जाती है। फिर से सुनो, एक कीड़ा है, एक पेस्ट है, कौन सा पेस्ट, एक राउंड वर्म हेलमिंथ, जिसका नाम है एम इनकॉग्निटा। ये एक यूकैरियोट है जो कि एक डाइकोट प्लांट टोबैको की रूट को इन्फेक्ट करके इसकी यील्ड को कम करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस टोबैको को
हेलमिंथ रेजिस्टेंट बनाया है। हम इस टोबैको को क्या करेंगे, हेलमिंथ रेजिस्टेंट बनाएंगे। और क्योंकि बेटा हम हेलमिंथ रेजिस्टेंट बना रहे हैं तो क्या पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं हो गया, हेलमिंथ भी तो एक पेस्ट ही है, यानी हम इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। तो देख लो पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको की आपके पास दो एग्जाम्पल है, एक हेलमिंथ रेजिस्टेंट और एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो कि बीटी टोबैको है। यहाँ पर आप बीटी टोबैको नहीं लिख सकते, बीटी टोबैको लिखने का मतलब है हेलमिंथ रेजिस्टेंट नहीं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट पेस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपने करा। अब इसके लिए बहुत सिंपल सा एक काम करना है बेटा, हमको बहुत सिंपल सा एक काम करना है, ध्यान से सुनेंगे। ये राउंड वर्म आया टोबैको के अंदर, और टोबैको के अंदर जाके इसने क्या किया, टोबैको है मान लो, ये रहा टोबैको, ठीक है। टोबैको में क्या हुआ, एक राउंड वर्म आ गया, इसको इन्फेक्ट कर दिया। कैसे इन्फेक्ट किया, ये मेलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, इसके पास कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जो क्या कर रहा होगा, एक ऐसा आरएनए बना रहा होगा जिससे एक ऐसा प्रोटीन बन रहा होगा जो हमको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से टोबैको की डेथ हो रही है, यील्ड कम हो रही है। ठीक है, ये इसमें बन रहा है, टोबैको में ऐसा हो रहा है। तो हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें एंटर कराया जो एक ऐसा जीन है, जो एक ऐसा एमआरएनए बना रहा है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द अरे यार ये तो ऊपर ही नहीं हो रहा, चलो देखो, ये एक ऐसा आरएनए है बेटा विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस आरएनए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। वो क्या रहा है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने बाहर से पहुंचाया, लेट्स से एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, याद है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर क्या होता है, टीआई प्लाज्मेट, उसका यूज करके आप किसी प्लांट में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा सकते हैं। तो आपने एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके, टीआई प्लाज्मेट का यूज करके एक प्लांट यानी टोबैको प्लांट के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचाया। दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट एक आपने ऐसा चूज किया है जिससे एक ऐसा एमआरएनए बनने वाला है which is complementary to the mRNA of the roundworm का जीन, जिससे इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये आरएनए क्या करेगा, इस आरएनए को पकड़ लेगा, इस आरएनए को पकड़ेगा तो एक स्ट्रैंड इसका और एक स्ट्रैंड इसका। अब तुम खुद सोचो ना, ये तो बुक हो गया यहाँ पे, तो क्या ये प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन नहीं बनेगा। ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या टोबैको सड़ेगा, नहीं सड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने बना दिया बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाने से क्या होगा, ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा। इसी प्रोटीन से तो सारी दिक्कत थी, ये टोबैको की रूट्स सड़ रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फिर से सुनो, राउंड वर्म आता है, अभी तुमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, नॉर्मल टोबैको है तो क्या होगा, राउंड वर्म आएगा, उसके पास एक ऐसा जीन है जिससे एक ऐसा एमआरएनए बनेगा जिससे जो प्रोटीन बनेगा वो टोबैको को सड़ा रहा है। तो तुमने क्या किया, चलो तुम तो आओ राउंड वर्म, और तुमने एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके एक ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस टोबैको में पहुंचाया जिससे एक ऐसा एमआरएनए बन रहा है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द आरएनए विच इज फॉर्म्ड बाय द राउंड वर्म मेलोइडीगाइन इनकॉग्निटा। तो उसकी वजह से इसका आरएनए तो यहाँ अटैच हो गया, इसका आरएनए अटैच हो गया तो इसका आरएनए साइलेंट हो गया, इसका जीन साइलेंट हो गया, जीन साइलेंसिंग हो गई और ये अपना काम नहीं कर पा रहा। ऐसा करके हम इस टोबैको को ख़त्म होने से बचाते हैं, इसकी यील्ड कम होने से बचाते हैं। और ऐसा टोबैको जिसमें आप इसको पहुंचा देंगे उसको आप बोलेंगे हेलमिंथ रेजिस्टेंट टोबैको, हेलमिंथ रेजिस्टेंट क्रॉप, या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बोलेंगे आप इसको, जिसमें पेस्ट यानी हेलमिंथ आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से, आरएनए के काम में इंटरफेयर किया तुमने, आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से खत्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बीटी क्रॉप हमने पढ़ाई था, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आपकी बुक में ये वाला जो हेडिंग दिया है जिसके अंदर हम इतना सारा कुछ पढ़ने वाले थे वो हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। एग्रीकल्चर वाला पार्ट हमने कर लिया है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेडिसिन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।